हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग वीडियो चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की। जैसा कि आपको पता है, ये अप्रैल का मंथ गुजर चुका है, तो हम उस पूरे मंथ की एनालिसिस करेंगे। आपने अगर वीडियो देखी होगी, लास्ट मंथ की हमने बात की थी कि कौन कौन से सेक्टर अप्रैल के मंथ में चल सकते हैं, तो लगभग उसी टाइप की मूवमेंट भी हुई है दोस्तों, और मार्केट में भी वही चीज लगभग देखने को मिली है। तो हम इसके साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और हम सेक्टर्स की एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, क्योंकि हमें मंथली क्लोजिंग मिल चुकी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मंथली चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आप ऊपर की तरफ से ध्यान दोगे, यहाँ पे आपको बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, प्राइस का रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि सेलर ज्यादा एक्टिव है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे प्राइस जा रहा है पर सस्टेन नहीं कर रहा है। तो आप कभी भी देख सकते हो इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं किया है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमें मंथली चार्ट में भी यहाँ पे वीकनेस आती हुई दिख रही है फिलहाल। तो हम जैसा कि दोस्तों बात कर रहे थे कि ये जो करेक्शन है, ये पूरे इस इम्पल्सिव वेव की करेक्शन हो सकती है। और जैसा कि हमने बात की थी पहले भी कि यहाँ पे अभी भी जो भी टाइम वाइज जो करेक्शन है और प्राइस वाइज करेक्शन, दोनों का भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है। तो प्राइस अभी थोड़ा और नीचे आ सकता है और टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है इसमें जो ये करेक्शन है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि चार्ट में क्या देखने को मिला था हमें। तो हमने बात की थी यहाँ पे हमारा ये फिफ्थ वेव ट्रंकेटेड था, उसके बाद ये हमारा डब्ल्यू वेव चल रहा था। और क्योंकि हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन की, तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन में क्या होता है दोस्तों, आप देखोगे तो ये आप इलेट वेव के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे थे कि यहाँ पे इलेट वेव का कॉम्बो, डबल कॉम्बो वेव बन रहा है, ठीक है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स करेक्शन कह सकते हैं। तो डबल कॉम्बो में क्या होता है, यहाँ पे हो गया आपका डब्ल्यू वेव और हम बात करते हैं एक्स वेव चल रही है। तो हमने बात की थी यहाँ पे एक्स वेव हमारी इस पॉइंट पर हमने कहा था कि खत्म हो चुकी है। अभी यहाँ से वाई वेव चलनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वाई वेव कहाँ तक आएगी और इसके बाद खाली वाई वेव के बाद यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसको हमें आके देख के ही पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यहाँ पे डबल कॉम्बिनेशन में आती है, कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन में भी आती है करेक्शन, ठीक है। तो अगर ट्रिपल कॉम्बिनेशन में आ गई तो यहाँ पे जैसे डब्ल्यू एक्स वाई वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे एक और एक्स वाई, यहाँ पे एक और एक्स वेव आए, उसके बाद फिर वाई वेव आए। तो इलेट वेव के हिसाब से अगर हम करेक्शन की बात करें कि करेक्शन कब कंप्लीट होगी, इस बात का हम पता नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम लगाने की कोशिश भी करेंगे तो हम काफ़ी टाइम में ऐसा हो सकता है हम गलत हो सकते हैं। हाँ, ये वेव कंप्लीट हुई इसका पता लगा सकते हैं। जैसे हमने बात की थी यहाँ पे कि डब्ल्यू वेव कंप्लीट हुई, तो मैंने ये वीडियो डाला था कि यहाँ पे एक बॉटम बन सकता है जो कि एक टेम्परेरी बॉटम होगा, उसके बाद से प्राइस वापस नीचे आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने देखा यहाँ पे ठीक इसी पॉइंट पे बोला था और यहाँ से बॉटम बन गया था। तो कोई पर्टिकुलर वेव कंप्लीट हो रही है उसको हम बोल सकते हैं कि जैसे अब मान लो वाई वेव चल रही है, तो वाई वेव को हम बोल सकते हैं कि एक वाई वेव यहाँ कंप्लीट हुई है जब हमें कंप्लीट होती हुई दिखेगी, तो ठीक है। जैसे हम एक्स वेव को कहा था, जैसे डब्ल्यू वेव को कहा था, जैसे हमने यहाँ फिफ्थ वेव को कहा था, फिफ्थ वेव यहाँ ट्रंकेटेड और यहाँ कंप्लीट होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो आप अगर पहले से फॉलो करते हुए तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे हर वेव को लगभग ट्रेड करने की कोशिश की थी। नहीं तो हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया था कि ऐसा हो सकता है मार्केट में, उसके हिसाब से हम अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते थे। तो फिलहाल मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि ये वीकनेस जो है ये थोड़ा और ज़्यादा जारी रह सकती है। मार्केट कितने टाइम तक जारी रहेगी ये नहीं बता सकते, लेकिन आगे चल के वीकनेस रह सकती है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें और भी देखते हैं। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें भी देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं गोल्ड प्राइस की, तो गोल्ड प्राइस आप देखोगे यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ था, ट्राइंगल के बाद एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद से गोल्ड ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न बन सकता है। तो ठीक है, गोल्ड में एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इस लेवल के ऊपर ही हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कप विद हैंडल मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न है। फिलहाल क्या हो रहा है कि ये हाई के पास से टेस्ट करके अभी रिवर्स कर रहा है और यहाँ पे जो इसके ये डिमांड की जोन है, या तो यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ से पुलिस मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर ये यहाँ बाई चांस आता है तो यहाँ से हमें एक और गोल्ड में ऊपर की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके साथ हम देखेंगे यहाँ पे ABCD पैटर्न कंप्लीट हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ डिमांड जोन में, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ऊपर जाता हुआ मिल सकता है। क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल में भी आप देख सकते हो सेम ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो जब तो इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता किसी भी डायरेक्शन में, तब तो हम नहीं कह सकते किधर की मूवमेंट आएगी, क्योंकि एक न्यूट्रल पैटर्न होता है। तो जनरली हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो शुरुआत में सेलिंग प्रेशर आया धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता हुआ दिख रहा है हमें। यहाँ पे आप देखोगे बायर्स क्या है कि काफ़ी जितनी तेज मतलब सेलर्स आए उतनी तेज बायर्स भी आए हैं। यहाँ पे सेलर्स को थोड़ी दिक्कत हुई है प्राइस को नीचे लाने में, लेकिन बायर्स तेजी से तो गए हैं, बट क्या है कि पिछले हाई को ब्रीच नहीं कर पाए हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर सेलर को दिक्कत हुई है और यहाँ पे बायर्स को भी दिक्कत हो रही है। तो ये अभी हम कह सकते हैं कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमें कुछ नहीं पता चल सकता इसकी एग्जैक्टली मूवमेंट किस डायरेक्शन में आनी है।
तो फिलहाल इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे क्रूड ऑयल को, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, डॉलर इंडेक्स दोस्तों। और उसके साथ हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, डॉलर इंडेक्स दोस्तों। डॉलर इंडेक्स हमें अभी पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिखा है। तो उसका रीज़न क्या है कि अभी क्या है कि रेट हाइक की बात हो रही है, तो हो सकता है कि डॉलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता रहे। तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या होता है दोस्तों, कभी भी आप याद रखना, डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने पे क्या होता है कि जो कमोडिटीज़ होते हैं उनके प्राइसेस गिर जाते हैं। तो आपने देखा पिछले कुछ दिन से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, जो मेटल के शेयर है, अभी हम बात करेंगे जब सेक्टर की, तो मेटल के शेयर वहाँ पे डाउन हुए हैं, यानी कि जो मेटल्स के कमोडिटी के प्राइस हैं वहाँ पे थोड़े बहुत हमें गिरावट आती हुई देखने को मिली है। तो डॉलर का मजबूत होने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि यहाँ से कह सकते हैं कि लिक्विडिटी जो है चेकआउट हो सकती है। और दूसरी चीज हम क्या देखते हैं ना दोस्तों, कभी भी आप ध्यान रखना, जहाँ पे भी डॉलर जहाँ पे भी टॉप बनाया हुआ वहाँ से मार्केट बॉटम बना देती है। तो आप ये ध्यान देखना, जहाँ पे भी अगर ये डॉलर इंडेक्स आपको टॉप बनाता हुआ दिखेगा वहाँ से समझ लो मार्केट भी बॉटम बना देगी। आप चाहो तो इसको होमवर्क की तरह ले लो। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से डेट चूज करनी है किस दिन इसने डॉलर इंडेक्स ने टॉप बनाया था। तो 26 दिसंबर 2016 इस टाइम के आसपास, 26 से 27 मतलब दिसंबर की लास्ट वीक में, 2016 की दिसंबर की लास्ट वीक में यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ने टॉप बनाया था। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट का बॉटम बना हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 19 मार्च 2020, ये कोविड के बाद है, यहाँ पे इसने डॉलर इंडेक्स ने टॉप बनाया था। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट वहाँ पे बॉटम आउट कर गया था, उसके बाद से ऊपर चला गया था। तो अगर ये डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है और जहाँ से भी वो टॉप बनाता है तो वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है आज कुछ टाइम बाद बॉटम बनता हुआ हमें स्टॉक मार्केट में भी दिखेगा। ठीक है, तो इस पर एक नज़र रख सकते हैं फिलहाल के लिए हम। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट में कोई हाल अच्छी नहीं है दोस्तों। अगर आप बात करो फ्राइडे की, तो फ्राइडे में यूएस मार्केट जब क्लोज हुई है तो उस समय के हिसाब से हम बात करें तो जो हमारा डाउ जोन्स था वो भी 2.5% गिर चुका है, और S&P 3.5% गिरा हुआ है। और अगर बात करो आप नैस्डैक की, तो वो हमारा 4.25% निगेटिव में दिखा रहा है दोस्तों। तो इसके हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की फ्यूचर की, तो वो दिखा रहा है हमारा 16,940 पे, यानी कि जहाँ पे हम बंद हुए थे दोस्तों उससे भी हमारा 150 पॉइंट नीचे का दिखा। क्योंकि होना क्या है कि दोस्तों मंडे में ये जो हमारा यूएस मार्केट में जो भी गिरावट हुई है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए मार्केट जहाँ तक है गैप डाउन ही खुलनी चाहिए। और इसके अलावा आप दूसरी चीज़ें क्या देख सकते हो, आप अगर डाउ जोन्स का चार्ट देखोगे तो ये सब भी बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है दोस्तों, ये बिल्कुल सपोर्ट पे है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्रूशियल सपोर्ट पे है। और आप बात करोगे S&P की, तो S&P भी आप देखोगे तो ये बिल्कुल ही जो हमारा लास्ट सपोर्ट है इसके पास पहुंचा हुआ है। अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो अभी भी ये देखा जाए तो ये 15% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। तो 20% पे बोलते हैं मतलब डेफिनेशन के हिसाब से कि बियर मार्केट में एंटर कर जाता है। तो उसके हिसाब से नैस्डैक जो है, नैस्डैक आप बोल सकते हो कि बियर मार्केट में एंटर कर चुका है, और ये 23% क्या मतलब 23.5% के आसपास गिर चुका है। लेकिन अभी बात करें तो एक सपोर्ट जोन के आसपास है, यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है तो हमें थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में पुल बैक देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट फेल हो गया तो हमें काफ़ी अच्छी गिरावट और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो मार्केट ऑलरेडी वीक है, तो अभी हमें फिलहाल ये देखना होगा यहाँ से हमें कोई पुल बैक मिलता है तो उस पर हम सेल करने की सोचेंगे। तो अभी सपोर्ट पे सेल करना कोई ज़्यादा समझदारी का काम नहीं होगा, क्योंकि अगर बात करोगे मंडे को होगा गैप डाउन। ठीक है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, तो मंडे को अगर 16,900 के आसपास अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सेल कर रहे हो तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी मूवमेंट हो सकती थी। सेल करना था आप यहाँ से कर सकते थे, तो उसका रीजन क्या होता वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस चार्ट को हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट और ये 1 आवर का चार्ट है। इसको हमने वीकली एनालिसिस करनी है तो इसलिए हमने आवरली चार्ट लगा रखा। तो फिलहाल आप देखोगे हमने बात की थी यहाँ पे पहले कि यहाँ पे बैड पैटर्न ये सब बन रहा है। उसके बाद से हमने कहा था यहाँ पे ये उस दिन न्यूज़ वाली मूवमेंट थी, न्यूज़ वाली मूवमेंट के बाद यहाँ पे ये मूवमेंट फेल हो गई थी ऊपर वाली। तो हमने कहा था यहाँ पे बोला था एक्स वेव एंड हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी गिरावट रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद से आपने देखा काफ़ी अच्छी गिरावट रही। उसके अगले दिन मंडे को काफ़ी नेगेटिव में मार्केट खुला, उसके बाद भी सेल ऑफ काफ़ी अच्छा देखने को मिला है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कई सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। बस आपको क्या करना है कि देखो चार्ट है, जो प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये बेकार नहीं होते। आप इनको आगे एक्सटेंड करके देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो पहले का रेजिस्टेंस था अब ये यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे प्राइस गया दोबारा से, यहाँ पे सेल ऑफ देखने वाला है, यहाँ प्राइस गया दोबारा सेल ऑफ देखने को मिला है। इधर इसी तरह से अगर इधर आप इसके लिए सपोर्ट के लिए कहोगे तो सपोर्ट में भी ऐसे ही हुआ है। इसको आप अगर एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्राइस आया है और यहाँ सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक लिया है। और बाउंस बैक लेने के बाद हमारा फेवरेट पैटर्न बना था यहाँ पे, उसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी दोस्तों, क्योंकि सबसे आसान पैटर्न होता है दोस्तों। इसको कहीं पे भी आप चेक कर सकते हो। तो हमें करना क्या होता है दोस्तों, एरो लेना है, एरो को करना है क्लोज और
यहाँ लो पे रख देना, और लो पे रखते ही हमें क्या मिल जाता है, रेजिस्टेंस का एरिया। और रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी यहाँ पे हमें ABC पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिखा था, तो यहाँ से एक शॉर्ट बन रही थी। उसके बाद से क्या हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे लोअर टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन का जोन बना था। तो हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके देख ही लेते हैं दोस्तों। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं, और जैसे हम 15 मिनट में आ गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्यूमुलेशन का जोन बन रहा था। अगर आपको एक्यूमुलेशन के बारे में नहीं पता है तो आई बटन पे आप क्लिक करके वहाँ से वाइकॉफ मेथड के बारे में सीख सकते हो, तो आपको पता चलेगा। ये सपोर्ट जोन में यहाँ पे हमें पहले काफ़ी अच्छा डिमांड जोन देखने को मिला था। उस डिमांड जोन के आसपास आके यहाँ पे प्राइस हमें एक्यूमुलेट करता हुआ दिखा, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे बाई की ट्रेड बन सकती है, शॉर्ट टर्म बाई की ट्रेड बनती थी यहाँ पे। उसके बाद से इसने क्या किया, इसको टेस्ट किया। उसके बाद से एक्यूमुलेट करने के बाद क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है, फिर बैकअप के लिए आता है। तो बैकअप के लिए काफ़ी टाइम बाद आया, और यहाँ पे इसने इसको डिमांड को टेस्ट किया। उसके बाद से यहाँ पे डिमांड से दोबारा मिली है, तो प्राइस काफ़ी अच्छा मूवमेंट ऊपर का लगा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों, इस कंडीशन, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा था, आप बात करोगे तो यहाँ पे एक एडवांस हार्मोनिक पैटर्न बन रहा था, बहुत अच्छा। हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारा एक्स ए लेग हो गया, बी लेग हमारा आ रहा था 618 पे, ठीक है। तो 618 पे आता तो यहाँ पे बनता है गार्टली पैटर्न। गार्टली पैटर्न कंप्लीट होता है 786 पे, ठीक है। तो यहाँ पे गार्टली पैटर्न कंप्लीट हुआ था, और इसका स्टॉप लॉस रहता है एक्स के ऊपर, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पे अपना वही फेवरेट पैटर्न AB=CD पैटर्न बन रहा था। इसको हम क्लोन नहीं कर रहे हैं, सी एरो पर रख ले रहे हैं। वैसे क्लोन करके रखोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे AB=CD पैटर्न, गार्टली पैटर्न बना था। उस दिन हमें थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिली। अगले दिन क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे आप देखो एक और AB=CD पैटर्न यहाँ बना है। उसके वजह से प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की है, मतलब ये थोड़ा बुलिश AB=CD पैटर्न बना था। आप देखोगे तो यहाँ से एक एरो लोगे, तो इसको क्लोन करने की जगह इसी को रख देते हैं। तो हमारा यहाँ पे बुलिश AB=CD पैटर्न बना। उसके बाद वापस यहाँ से मूवमेंट आई है, लेकिन क्या हुआ, RSI वगैरह देखो तो यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा था। आपको दिखाता हूँ, तो RSI में देखोगे यहाँ पे आपको क्लियर डाइवर्जेंस दिख रहा था, और प्राइस ऊपर जा रहा था, पर जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा था। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशन मिल रही थी। यहाँ से अगर शॉर्ट किया होता तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाता। और अभी इसका ये वाला टारगेट भी जो 950 के आसपास जहाँ पे भी ओपनिंग हो रही है, तो यहाँ पे ओपनिंग हो सकती है, दोबारा एक सपोर्ट का काम कर सकता है मंडे को। तो हमें यहाँ पे इस लेवल पे ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। अगर काफ़ी देखो, कभी भी आप याद रखना, गिरता हुआ चाकू कभी भी नहीं पकड़ते। गिरता हुआ चाकू पकड़ने में क्या होता है ना, रिस्क होता है दोस्तों एक्चुअली, कि आप हो सकता है उसको हैंडल की साइड से पकड़ो, हो सकता है आपका हाथ कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें अच्छी खासी, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, और यहाँ पे चांसेस होते हैं कि गैप कवर करता है, और एक सपोर्ट जोन में अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो वहाँ से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि गैप कवर करेगा वो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गैप डाउन ओपनिंग होके उसके बाद वो नीचे गिरता रहता है। तो इसमें हमें यहाँ पे वेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके अलावा हम थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को भी देख सकते हैं मंडे को, कि कैसी ओपनिंग हो रही है बाकी एशियन मार्केट में। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। अगर वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, तो हो सकता है अगर ये गैप डाउन यहाँ ओपन हो तो यहाँ से पुलबैक भी आए, और जो कि हमें गैप डाउन की ओपनिंग का संकेत हमें स्टॉक फ्यूचर्स दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी अगर जो यहाँ पे यूएस में ट्रेड होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 16,939 के आसपास का लेवल दिखा रहा है। तो फिलहाल हमारा टेक्निकल का यही व्यू रहेगा। और दूसरी बात है, और दूसरे जो भी पैटर्न बनेंगे मैं डिस्कस करता रहूँगा दोस्तों। लास्ट वीक के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मतलब नहीं टाइम मिल पाया था, कभी कभी नहीं मिल पाता किसी काम में, और लेकिन वीकेंड में मैं ज़रूर एनालिसिस आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल हम इसको हटा देते हैं, और अब हम बात करेंगे सेक्टर्स की, ठीक है। तो सेक्टर की बात करने से पहले इसको हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे परसेंटेज चार्ट में कंपेयर करने के लिए कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हम 1 मंथ का चार्ट लगाते हैं, क्योंकि हमें 1 मंथ का डेटा चाहिए। तो अप्रैल से लेके हमें अभी तक का चाहिए, तो हमने यहाँ से 1 मंथ सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों जैसा कि हमने अप्रैल की शुरुआत में बात की थी कि यहाँ पे आप बात कर सकते हो कौन कौन से शेयर में तेज़ी रह सकती है, तो हमने कहा था एनर्जी, पावर, इन सब सेक्टर में तेज़ी रह सकती है, और इसके अलावा कुछ डिफेंसिव शेयर में पैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम मेटल की बात कर रहे थे, मेटल में हमने बात की जैसे कि डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। लास्ट के टाइम में आप देखोगे यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पे आप देखो डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ गया है लास्ट के कुछ दिनों में बिल्कुल तेज़ी से। और यहाँ आप देख सकते हो मेटल शेयर गया, ठीक है। मेटल शेयर आउट परफॉर्म करते जा रहे थे, लेकिन उसके बाद से काफ़ी अच्छी गिरावट है, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है तो कमोडिटी थोड़ी वीक होंगी, क्योंकि डॉलर मजबूत और करेंसीज के
तुलना में हो रहा है, इसके बारे में हम कभी डिटेल में बात कर लेंगे डॉलर इंडेक्स के ऊपर। लेकिन फिलहाल हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे मेटल के शेयर में अभी हमें वापस निफ्टी की बात करें तो 3.25% के आसपास इसने हमें नेगेटिव रिटर्न दिए हैं एक मंथ के अंदर। और अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल ने उसे लगभग 1% के आसपास से आउट परफॉर्म किया है, बट ओवरऑल मेटल भी वीक रहा है। और स्ट्रॉन्ग सेक्टर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहा है एनर्जी और पावर। एनर्जी सेक्टर ने दोस्तों हमें 8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है अप्रैल मंथ में। जैसा कि हम बात कर रहे थे दोस्तों, टॉप पे क्या होता है जब भी मार्केट टॉप लगा रही होती है, उसके बारे में हमने बात किया था, जो मार्केट साइकिल के हिसाब से कैसे कैसे सेक्टर में रोटेशन चलता है। और पावर सेक्टर की बात कर रहे थे तो पावर सेक्टर में आप देखोगे यहाँ पे 14.5% और 8% ये पॉजिटिव रिटर्न है। अगर निफ्टी से कंपेरिजन किया जाए तो ये समझ लो 11.25% के आसपास आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को एनर्जी सेक्टर। और पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर ने तो लगभग दोस्तों 18% के आसपास से आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, अगर आप सेक्टर वाइज काम करते हो तो आपको कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, कौन से सेक्टर में पैसा आ रहा है, कौन से सेक्टर से पैसा निकल रहा है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे इनकी। और उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, हमने बात की थी कि अप्रैल में ज़्यादातर चांसेस होंगे कि ये डिफेंसिव स्टॉक में जाएगा। तो डिफेंसिव स्टॉक में जाने का मतलब क्या है, ये नहीं है कि वो स्टॉक बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, लेकिन ऐसे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि डिफेंसिव स्टॉक में क्या होता है कि उसमें जब गिरावट होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, तभी वो डिफेंसिव है दोस्तों। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं फार्मा। ठीक है, तो फार्मा आप देखोगे तो गिरावट हुई है पर उतनी नहीं हुई है। अगर इस पूरे महीने की बात करें तो यहाँ पे मतलब 1% के आसपास की लगभग गिरावट हुई है। और अगर निफ्टी से कंपैरिजन करें तो इसको आउट परफॉर्म किया है इसने लगभग 2.5% के आसपास से। उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, मतलब फार्मा हेल्थ केयर देखोगे तो आप फ्लैट है, लगभग 0.08% का नेगेटिव रिटर्न है। तो इसका मतलब निफ्टी को सीधे 3.25% आउट परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, हम बात कर रहे थे कंजप्शन वाले टाइप के स्टॉक, जैसे एफएमसीजी के क्या है कि यहाँ पे देखो आप 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और निफ्टी से कंपैरिजन करेंगे तो ये 7% का आउट परफॉर्म कर रहा है, 7.25% के आसपास। ठीक है, और उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, कंजप्शन। तो कंजप्शन वाले भी आप देख सकते हो, ये भी हमें 2.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और निफ्टी से कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारा 6% के आसपास से आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर थे जिन्होंने मतलब जो ये डिफेंसिव सेक्टर की हम बात करते हैं, इनमें हमें पैसा आता हुआ दिख सकता है और वैसा हुआ भी है दोस्तों। और वहाँ पे अगर हम देखें तो उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली है, तो फिलहाल इनको हटा देते हैं। अब इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो उन्होंने देखोगे तो आप अगर निफ्टी फाइनेंस की बात करें तो इन्होंने निफ्टी को भी अंडर परफॉर्म किया है, 0.5%, मतलब निगेटिव रिटर्न दिया है। और निफ्टी से कंपैरिजन करें तो निफ्टी से इसने 1.5% के आसपास का अंडर परफॉर्म करके दिया है। ठीक है, निफ्टी बैंक की बात करें, बैंक लगभग निफ्टी के साथ साथ ही रहा है, लगभग उतना ही रिटर्न दिया है इसने, 0.5% का ऊपर नीचे का देख सकते हैं। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक का लगभग सेम रिटर्न रहा है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि हमें आईटी से पैसा निकलता हुआ दिखेगा दोस्तों, क्योंकि ये क्या हो गया कि ग्रोथ वाले स्टॉक हो गए, ग्रोथ वाले स्टॉक से पैसा निकलता है दोस्तों। तो हमने बात की थी दोस्तों, डिटेल में बात की थी। और आप यहाँ पे देख सकते हो आईटी सेक्टर ने कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को। और निगेटिव रिटर्न की बात करें तो एक महीने में वो 13% गिर चुका है निफ्टी आईटी दोस्तों। अगर बात करें अपने अप्रैल मंथ में, तो अप्रैल मंथ में अगर देखा जाए तो एक महीने के अंदर ये 13% भी करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हो सकता है इसमें एक पुल बैक आता हुआ दिखे हमें, मतलब क्योंकि पुल बैक में जो बहुत ज़्यादा पीटे शेयर है उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, शॉर्ट कवरिंग होगी, तो हमें थोड़ा बहुत ऊपर आता हुआ दिख सकता है। लेकिन हम ओवरऑल देख रहे हैं कि हमारा निफ्टी आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इनके अलावा कुछ और सेक्टर हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कि आपका रियल इस्टेट है। तो रियल इस्टेट ने भी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव परफॉर्मेंस दी है, आप देख सकते हो यहाँ पे 6.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ने थोड़ा हमें पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है 0.63 से। तो अगर निफ्टी की बात करें तो लगभग 4% के आसपास से आउट परफॉर्म किया है इसने इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, उसके अलावा हम सीपीएससी को देखेंगे तो सीपीएससी स्टॉक ने भी 2.5% का रिटर्न दिया, निफ्टी से कंपैरिजन करेंगे तो 6% का आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक और सेक्टर छूट चुका है, उसका नाम क्या है, ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया दोस्तों इस मंथ।
ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सही बताऊँ तो, कि ऑटो सेक्टर में इतनी बड़ी तेज़ी आएगी, मतलब क्या वो 4% का एक महीने के अंदर रिटर्न दे देगा। पर इसका रीज़न जो भी हो, क्योंकि मुझे ये लगा था कि मेटल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इस वजह से ऑटो सेक्टर में इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं आनी चाहिए भी, लेकिन उन्होंने उसको प्राइस में रिफ्लेक्ट किया, अपना पास ऑन किया है, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। और थोड़ा ईवी का थोड़ा भी बूम चल रहा है, तो ईवी में लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा आप देख सकते हो ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है। तो अगले मंथ में हम ऑटो सेक्टर को भी नज़र में रखेंगे डिफेंसिव के साथ साथ, क्योंकि ऑटो और इंफ्रा में थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला है, तो फिलहाल इसको देखेंगे। और अगर हम बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप, तो किस में ज़्यादा मूवमेंट आई है, तो हम बात कर सकते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे मिड कैप में ज़्यादा मूवमेंट आते हुए दिखी है। शुरुआत में मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों परफॉर्म कर रहे थे, पर अभी क्या है, स्मॉल कैप काफ़ी नीचे आता हुआ दिख रहा है, जो कि निफ्टी के इक्वल परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप अभी भी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो मिड कैप वाले शेयर हैं, आप सेक्टर चुन लो, सेक्टर के बाद मिड कैप के जो भी शेयर हैं उनको चुनो, उनके बाद उसमें देखोगे उसमें किस में आपको स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है, और चार्ट के मुकाबले खुद के पिछले प्राइस के मुकाबले, और बाकी सेक्टर में और स्टॉक के मुकाबले, कि जिसमें स्ट्रेंथ होगी उस पर अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ना चाहते हुए भी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन अगर आपने इतना टाइम स्पेंड किया है तो आपको इसका जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों। और आपको इससे जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कम से कम स्टॉक्स और चार्ट तो छांट के उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड्स ले सकते होगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करके जाना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।